चैप्टर 6 जनसंख्या। क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? संसाधनों का उपयोग एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करते ही है, वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। कोयला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था जब तक कि मानव ने उसे पाक करने की तकनीक का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया। प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़ या सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करता है, तभी वो आपात बनते हैं। इसीलिए अध्ययन में जनसंख्या का आधारी तत्व है। यह एक संदर्भ बिंदु है जिसके दूसरे तत्व का अवलोकन किया जाता है तथा उनके अर्थ एवं महत्व ज्ञात किया जाते हैं। संसाधन आपात एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि एवं विशेषताएं या गुणों पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने तथा उनके विवेचन करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है, इसलिए यह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं, वे कहाँ एवं कैसे रहते हैं, उनकी जनसंख्या में वृद्धि क्यों हो रही है तथा उनकी कौन कौन सी विशेषताएं। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। सबसे पहले हम जनसंख्या से संबंधित 3 प्रमुख प्रश्नों पर विचार करेंगे। जनसंख्या का आकार एवं वितरण, लोगों की संख्या कितनी है तथा वे कहाँ निवास करते हैं। जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि एवं उसमें परिवर्तन कैसे हुआ। जनसंख्या के गुण या विशेषताएं, उनकी उम्र, लिंगानुपात, साक्षरता स्तर, व्यावसायिक संरचना तथा स्वास्थ्य की अवस्था क्या है। जनसंख्या का आकार एवं वितरण। भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या की आधार पर वितरण। मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 12,106 लाख थी, जो कि विश्व के कुल जनसंख्या का 7.5% थी। यह 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4% के विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित हुआ है। जनगणना। एक निश्चित समयांतराल में जनसंख्या की अधिकतर गणना जनगणना कहलाती है। भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी। हालांकि 1881 में पहले 12 एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी। उसी समय में प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। भारतीय जनगणना जनसंख्या के सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़ों का सबसे बहुधा स्रोत है। क्या आपने कभी जनगणना रिपोर्ट देखा है? आप अपने पुस्तकालय में इसे देख सकते हैं। जनसंख्या। शेष विश्व 82.5%, भारत 7.5%। क्षेत्रफल। शेष विश्व 97.6%, भारत 2.4%। विश्व के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में भारत का भाग। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश से, जहाँ की कुल आबादी 1,90 लाख है। उत्तर प्रदेश में देश के कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है।
दूसरे और हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख की है तथा लक्षद्वीप में केवल 64,429 हजारों लोग निवास करते हैं। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% है। ज्ञात कीजिए, भारत में जनसंख्या के असमान वितरण का क्या कारण है? घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत विश्व के घनी आबादी वाले देश में से एक है। क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? बांग्लादेश एवं जापान का जनसंख्या घनत्व ज्ञात कीजिए। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तथा जहाँ बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, वहाँ अरुणाचल प्रदेश में यह 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। चित्र 6.3 राज्य स्तरीय जनसंख्या घनत्व के असमान वितरण को दर्शाती है। भारत का जनगणना 2011 जनसंख्या घनत्व। भारत जनसंख्या घनत्व 2011। क्रियाकलाप 6.3 का अध्ययन पर इसकी तुलना चित्र 2.4 एवं चित्र 2.7 से करें। इन मानचित्रों के बीच क्या आपका कोई संबंध नजर आता है? 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य का नाम बताइए। पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रतिकूल जलवायु अवस्थाओं इन क्षेत्रों की विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है और क्यों? असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। पहाड़ी कटे छठे एवं पथरीले भूभाग, मध्य में कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों को जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। उत्तरी मैदान भाग एवं दक्षिण के केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि जहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। उत्तरी मैदान के अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्यों का नाम बताइए। भारत का जनसंख्या वृद्धि 1951 से लेकर 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आबादी की संख्या, वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं जन्म, मृत्यु एवं प्रवास के आपसी संयोजन के प्रभाव का कारण होते हैं। जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्ष के भीतर, किसी देश और राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष वृद्धि तथा दूसरा प्रति वर्ष होने वाला प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा।
प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बड़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिमाण है। पहले की जनसंख्या जैसा 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या जैसा 2011 की जनसंख्या से घटकर इसे प्राप्त किया जाता है। इसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या की वृद्धि का दर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अध्ययन प्रति वर्ष प्रतिशत में किया जाता है। जैसे भारत की जनसंख्या वृद्धि 1951 से लेकर 2011 के दौरान भारत की कुल जनसंख्या 1901 से लेकर 2011 जनसंख्या 10 लाख में प्रति वर्ष 2% वृद्धि के दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि इस वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। भारत की आबादी 1951 से में 3,16,610 लाख में बढ़कर 2011 से 12,000 लाख हो गई है। भारत में जनसंख्या वृद्धि का परिमाण एवं दर सरणी 6.1 एवं क्षेत्र 6.4 व 6.4 b दर्शाती है कि 1951 से 1981 तक जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ी रही थी। यह जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का व्याख्या करता है। 1951 में 3,0610 लाख में 1981 में 6,830 लाख हो गई। ज्ञात कीजिए। सारणी 6.1 में पता चलता है कि वृद्धि दर में कमी के बावजूद प्रत्येक दशक लोगों की संख्या में नियमित रूप से वृद्धि हो रही है। ऐसा क्यों? किंतु 1981 में वृद्धि को दर धीरे धीरे कम होना लगी। इस दौरान जन्म दर में तेजी से कम आई। फिर भी केवल 1990 में कुल जनसंख्या में 1.82 लाख की वृद्धि हुई थी। इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि इससे पहले कभी नहीं हुई। इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तब इसमें सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर से भी वृद्धि होती है तब भी जुड़ने वाला लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक होती है। भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे हैं प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। इसके बावजूद जनसंख्या की वृद्धि जारी है तथा 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हैं विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन सकता है। जनसंख्या वृद्धि और परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रिया है: जन्म दर, जन्म मृत्यु दर एवं प्रवाह। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चे का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। एक वर्ष में प्रति हजारों व्यक्ति में मरने वाले की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेजी गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर की मुख्य कारण है। 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया एवं इसके कारण जनसंख्या वृद्धि पर अधिक हो गई। 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हुई।
जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। इस प्रकार के चलन का क्या कारण है? जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। लोगों का क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक देश के भीतर या अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच हो सकता है। आंतरिक प्रवाह जनसंख्या में आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता है। यह एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण में को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने के प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्रियाकलाप। एक मानचित्र पर आपने दादा दादी, नाना नानी और माता पिता के जन्म के समय से प्रवास को दर्शाइए। प्रत्येक प्रवास के कारण की व्याख्या करने का प्रयास कीजिए। भारत के अधिकतर प्रवासी ग्रामीण में शहरी क्षेत्रों की ओर होती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आकर्षण पुश कारक प्रभावी होता है। ये ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्था है तथा नगर का अभिकर्षण पुल प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। 1951 में कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, जो 2011 में बढ़कर 31.80% हो गई। एक दशक 2001 में 2011 के भीतर 10 लाख से अधिकतर जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से बढ़कर 53 हो गई है। आयु संरचना। किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या में को बताता है। यह जनसंख्या की मूल विशेषताओं में से एक है। एक व्यक्ति की आयु उसकी अच्छी इच्छा, खरीदारी तथा काम करने की क्षमता को पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। परिणामस्वरूप बच्चे, वयस्क एवं वृद्धि की संख्या एवं प्रतिशत किसी भी क्षेत्र के आबादी में सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे की निर्धारक होती है। किसी राष्ट्र की आबादी को सामान्यतः 3 वर्ग में बांटा जाता है। बच्चे सामान्यतः 15 वर्ष से कम या अधिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते तथा इनके भोजन, वस्त्र एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। 15 से 59 वर्ष से अधिक आर्थिक रूप से उत्पादनशील तथा जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं। यह जनसंख्या का कार्यशील वर्ग है। वृद्धि 59 वर्ष से अधिक, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील या अवकाश प्राप्त हो सकते हैं। ये स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं होती है। भारत की उम्र संरचना। वयस्क 58.1%, वृद्ध 6.9%, बच्चे 34.4%। उम्र संरचना। बच्चे तथा वृद्ध का प्रतिशत जनसंख्या के आंशिक अनुपात के प्रभाव करता है, क्योंकि ये समूह उत्पादक नहीं होते। भारत की जनसंख्या में इन तीनों समूहों के अनुपात को चित्र 6.14 में दर्शाया गया है। क्रियाकलाप। आप अपने क्षेत्र में ऐसे कितने बच्चे को जानते हैं जो कि घरेलू सहायक एवं श्रमिकों के रूप में कार्य करते हैं? आपके क्षेत्र में कितनी वयस्क बेरोजगार
के बारे में क्या सोचते हैं? लिंग अनुपात प्रति 1.1000 पुरुष व महिला की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। यह जानकारी किसी दिए गए समय में समाज में पुरुष एवं महिलाओं के बीच में समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। देश के लिंग अनुपात प्रायः महिलाओं के पक्ष में नहीं होता। ऐसा क्यों होता है, इसका पता लगाइए। सन 1951 से 2011 के बीच के लिंग अनुपात को सारणी 6.2 में दर्शाया गया है। 6.2 बार लिंग अनुपात 1951-2011 जनगणना वर्ष। लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष व महिलाएं 1951 में 946, 1961 में 941, 1971 में 930, 1981 में 934, 1981 में 929, 2001 में 933, 2011 में 943। क्या आप जानते हैं केरल के प्रति 1000 पुरुष पर महिला की संख्या 1084 है। पुडुचेरी में प्रति 1000 में पर 1038 है, जबकि दिल्ली में प्रति 1000 पर 866 तथा हरियाणा में 1000 पर केवल 877 है। इस प्रकार की विभिन्नताओं का क्या कारण हो सकता है, ज्ञात कीजिए। सबसे अधिक महिला साक्षरता दर कौन सा राज्य की है और क्यों? साक्षरता दर। साक्षरता इसे जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। स्पष्टतः केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है तथा शोध एवं विकास में कार्य कर सकता है। साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति में एक गंभीर बाधा है। 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। भारत की साक्षरता के स्तर में धीरे धीरे सुधार हो रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 73% है, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर 80.9% एवं महिलाओं की 64.6% है। साक्षरता दरों में इस प्रकार का अंतर क्यों है? व्यावसायिक संरचना। आर्थिक रूप में क्रियाशील जनसंख्या के प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। किसी भी देश में विभिन्न व्यवसायों को करने वाले भिन्न लोग होते हैं। व्यवसाय को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। प्राथमिक इनमें कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली पालन तथा खनन आदि क्रियाएं शामिल है। द्वितीय क्रियाकलापों में उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन एवं निर्माण कार्य होते हैं। तृतीय क्रियाकलापों में परिवहन, संरचना, वाणिज्य, प्रशासन तथा सेवाएं शामिल हैं। विकसित एवं विकासशील देशों में विभिन्न क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों का अनुपात अलग अलग होता है। विकसित देशों में द्वितीय एवं तृतीय क्रियाकलापों में बाहर कार्य करने वाले लोगों की संख्या की अनुपात अधिक होता है। विकासशील देश में प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्यरत लोगों का अनुपात अधिक होता है। भारत में कुल जनसंख्या का 64% भाग केवल कृषि कार्य करता है। द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की संख्या का अनुपात क्रमशः 13 तथा 20% है। वर्तमान समय में बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण प्रवृत्ति होने के कारण द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रों में व्यावसायिक परिवर्तन हुआ है।
स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है जो विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सरकारी कार्यक्रमों में निरंतर प्रयास के द्वारा भारत की जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। मृत्यु दर जो 1951 में प्रति 1025 थी, 2011 में घटकर प्रति 1000 7.2 हो गई है। औसत आयु जो कि 1951 में 36.7 वर्ष थी, बढ़कर 2012 में 67.9 वर्ष हो गई है। महत्वपूर्ण सुधार बहुत से कारकों जैसे जन स्वास्थ्य, संक्रामक बीमारियों से बचाव एवं रोगी के इलाज में आधुनिक तकनीक के प्रयोग के परिणामस्वरूप हुआ है। महत्वपूर्ण उपलब्धि के बावजूद भारत के लिए स्वास्थ्य का स्तर एक मुख्य चिंता का विषय है। प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत अनुशंसित स्तर से काफ़ी कम है तथा हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग कुपोषण से प्रभावित है। शुद्ध पीने का पानी तथा मूल स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं ग्रामीण जनसंख्या का केवल 1/3 लोगों को उपलब्ध है। इन समस्या को एक उचित जनसंख्या नीति के द्वारा हल करने की आवश्यकता है। किशोर जनसंख्या भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। यह भारत का कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। किशोर प्रायः 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं। ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। किशोर के लिए पोषक तत्व की आवश्यकता बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होती है। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरोधित हो सकता है, परंतु भारत में किशोर को प्राप्त भोजन में पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं। बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित रहती है। विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्या पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। किशोर बालिकाएं को अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। शिक्षा के प्रसार तथा इसमें सुधार के द्वारा उनमें इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1951 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम में प्रारंभ किया। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों से नियोजित प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या की नीति 2014 वर्ष में कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 से 30 से कम करना, व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों का छुटकारा दिलाना, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने किशोर किशोरियों की पहचान जनसंख्या के उस प्रमुख भाग के रूप में की जिस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। पौगंडिक अवस्थाओं के अतिरिक्त इस नीति में अवांछित गर्भधारण और यौन संबंध के प्रसारता बीमारियों के किशोर किशोरियों के संरक्षण जैसी अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताएं पर भी जोर दिया गया है। इसके द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जिनके उद्देश्य देर से विवाह और देर से संतानोत्पत्ति को प्रोत्साहित करना, किशोर किशोरियों को असुरक्षित यौन संबंधों के कुप्रभाव के बारे में शिक्षित करना,
गर्भनिरोधक सेवाओं को पहुँच और खरीद के भीतर बनाना, खाद्य संपूरक और पौष्टिक सेवाएं उपलब्ध करवाना और बाल विवाह को रोकने के कानून को सुदृढ़ करना है। किसी भी राष्ट्र के लिए वहाँ के लोग बहुमूल्य संसाधन होते हैं। एक शिक्षित एवं स्वायत्त जनसंख्या ही कार्यक्रम शक्ति प्रदान करती है।